तो फाइनली मैं लेकर आ चुका हूँ रेलवे एग्जाम के लिए मार्च महीने का टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स, जो कि आज के शानदार सेशन में आज हम लोग 4 टॉपिक मार्च 2024 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक कवर करेंगे पुरस्कार और सम्मान, अपॉइंटमेंट, रैंक इंडेक्स और फर्स्ट इन इंडिया। तो ये 4 टॉपिक है मार्च 2024 का, जो कि आज के शानदार सेशन में हम लोग कवर करेंगे और रेलवे की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट और सफिशिएंट है। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। तो 4 टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे पुरस्कार और सम्मान मार्च 2024 का। तो पहला टॉपिक का पहला क्वेश्चन बनेगा कि मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है। तो किसने जीता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सर ये क्रिस्टीना पिग्ज़कोवा ने जीता है। और ये किस देश की है, तो ये चेक गणराज्य की है। चेक गणराज्य की है क्रिस्टीना पिग्ज़कोवा, जो कि इन्होंने क्या जीता है, मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना क्रिस्टीना पिग्ज़कोवा जी का नाम, जो कि इन्होंने 71वां मिस वर्ल्ड क्राउन का खिताब जीता है। किस देश की है, चेक गणराज्य की हैं। तो ये भी याद रखना मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। और यहाँ पे ये जो ताज है, आप यहाँ पे इनका फोटो भी देख पा रहे होंगे कि पहने हुए नजर आ रहे होंगे। दूसरा भी आपको शानदार फोटो दिखा रहा हूं, तो जिससे कि आपको क्वेश्चंस लंबे समय तक याद रहेगा। तो मैं आपको हर एक क्वेश्चन से जुड़ा 1 से 2 इमेज जरूर दिखाऊंगा, जिससे कि आपको क्वेश्चंस लंबे समय तक याद रहेगा। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसे पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार दिया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से, पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार। तो राइट आंसर हो जाएगा सर ये रतन टाटा को दिया गया है। किसको दिया गया है, रतन टाटा को दिया गया है, जो कि इनका हाल ही में निधन भी हो गया है। तो ये बहुत बड़े हस्ती हैं और इनका नाम याद रखना और ये अवार्ड भी याद रखना, क्योंकि एग्जाम में छपेगा, 101% छपेगा। तो सर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रतन टाटा को पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है, इनको दिया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे किसके क्षेत्र में, तो फिलैंथ्रोपी वर्ग के क्षेत्र में इनको पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है, रतन टाटा जी को। तो यहाँ पे इनका फोटो भी देख पा रहे होंगे और ये इस तरीके से जो सम्मान है हाथ में लिए हुए हैं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि IAA गोल्डन कंपास पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा सर ये प्रदान किया गया है श्रीनिवासन स्वामी को। श्रीनिवासन स्वामी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। IAA गोल्डन कंपास अवार्ड श्रीनिवासन स्वामी को दिया गया है। तो आप फोटो को भी फोकस करते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि फरवरी 2024 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है। तो फरवरी 2024 के लिए यशस्वी जायसवाल को चुना गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सर ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी 2024 के लिए यशस्वी जायसवाल को चुना गया है। तो यशस्वी जायसवाल जी का फोटो भी याद रखना, उनका नाम भी याद रखना कि इनको फरवरी 2024 के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब इनको दिया गया है। बाकी विमेंस में अगर हम लोग बात करें कि फरवरी 2024 के लिए विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसको दिया गया है, तो एनाबिल सथरलैंड को दिया गया है। तो ये इनका नाम याद रखना। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस भारतीय लेखक को इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो किसे दिया गया है इरास्मस पुरस्कार। तो राइट आंसर हो जाएगा सर ये दिया गया है अमिताभ घोष को। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इनको इरास्मस पुरस्कार 2024 का प्रदान किया गया है अमिताभ घोष को। अब इनसे रिलेटेड आपको इमेज दिखाता हूं, जिससे कि क्वेश्चन से याद करने में आपको आसानी रहेगी। तो अमिताभ घोष विंस इरास्मस प्राइज फॉर
राइटिंग ऑन क्लाइमेट चेंज के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार दिया गया है, इरास्मस पुरस्कार। तो इनका नाम याद रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसने प्लित्जर वास्तुकला पुरस्कार 2024 जीता है। तो राइट आंसर हो जाएगा रिकिन यामामोटो ने जीता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, डी नहीं होगा। रिकिन यामामोटो को प्लित्जर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। तो ये आपको याद रखना। और आर्किटेक्चर के क्षेत्र में ये इनको पुरस्कार है जो कि प्रदान किया गया है। तो इनका आप फोटो याद रखना। बाकी अगला क्वेश्चन बनेगा आपका कि वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला मीडिया पर्सन के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है। तो ये दिया गया है सर ग्रीष्मा कुठार को और रितिका चोपड़ा को। इन दोनों को क्या किया गया है, चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया गया है। किसके लिए, सर्वश्रेष्ठ महिला मीडिया पर्सन के लिए। तो ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इनका फोटो भी देख लीजिए कि इनको क्या किया गया है, चमेली देवी जैन पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। यहाँ पे आप इनका फोटो भी देख पा रहे होंगे। ये हैं तो ग्रीष्मा कुठार, ठीक है, और ये हैं रितिका चोपड़ा। इन दोनों को चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 का इनको दिया गया है। किसके क्षेत्र में, आउटस्टैंडिंग वुमेन्स मीडिया पर्सन गिवन ज्वाइंटली के क्षेत्र में इनको ये दिया गया है। तो फोटो से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि रोमेन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है 2024 का। तो किसको प्रदान किया गया है, तो सर ये प्रदान किया गया है पंकज कुमार चटर्जी को। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इनको रोमन रोलैंड बुक प्राइज 2024 से इनको सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि किसी बंगाली अनुवाद को ये जो रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार है ये प्रदान किया गया है। ये जो आप एक बुक देख पा रहे होंगे, इंग्लिश से देख पा रहे होंगे, तो इस बुक का इन्होंने क्या किया है कि बंगाली में अनुवाद किया है, जिसके लिए पंकज कुमार चटर्जी को रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार से ये सम्मानित किया गया है। ये पुस्तक भी याद रखना। इस पुस्तक का नाम है बाल्टा सेट, ठीक है, बाल्टा सेट नाम की ये पुस्तक है, जो कि इस पुस्तक को इन्होंने बंगाली में अनुवाद किया है। ये पुस्तक आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन बनेगा कि स्पोर्ट स्टार एक्सिस अवार्ड में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष स्पोर्ट स्टार किसे चुना गया है। तो किसे चुना गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा सर ये चुना गया है नीरज चोपड़ा को। तो नीरज चोपड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ भी टाइपिंग मिस्टेक है, नीरज चोपड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप इनका फोटो भी देख लीजिए कि मेल कैटेगरी में स्पोर्ट ऑफ द ईयर नीरज चोपड़ा को दिया गया है। बाकी यहाँ पे आप दूसरा इमेज भी देख पा रहे होंगे। वुमेन्स में अगर हम लोग बात करें तो शीतल देवी को दिया गया है, शीतल देवी को स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार। बाकी मेल कैटेगरी में नीरज चोपड़ा का नाम याद रखना, दोनों याद रखना, दोनों में से एक एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। मैं आपको पूरी लिस्ट भी दिखाता हूं कि जो स्पोर्ट एक्सिस अवार्ड है किसके क्षेत्र में किसको ये पुरस्कार दिया गया है, कौन विजेता है। तो स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर ट्रैक एंड फील्ड के कैटेगरी में मेंस रिले टीम को दिया गया है। बाकी पारुल चौधरी का नाम याद रखना, इनको स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर में ट्रैक एंड फील्ड कैटेगरी में ये पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। और इसके बाद स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर टीम स्पोर्ट कैटेगरी में हार्दिक सिंह और मोहम्मद शमी को दिया गया है, ठीक है। तो हार्दिक सिंह, मोहम्मद शमी और पारुल चौधरी ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना, जहन में रखना। बाकी इंडिविजुअल में स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर में बात करें तो सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को, इन दोनों को दिया गया है। बाकी
स्पोर्ट ऑफ द ईयर मेल में बात करें तो अभी मैंने आपको बताया नीरज चोपड़ा, और शीतल देवी को फीमेल के लिए दिया गया है, दोनों कैटेगरी में याद रखना। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस भारतीय को ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सर ये सम्मानित किया गया है सुनील भारती मित्तल को। तो सर इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सुनील भारती मित्तल को पहली बार है कि किसी इंडियन सिटीजन को ये हॉनरी नाइटहुड उपाधि से सम्मानित किया गया है चार्ल्स तृतीय के द्वारा। तो ये पहली बार है, फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट इंडियन सिटीजन को दिया गया है। तो नाम भी याद रखना और ये अवार्ड भी याद रखना। चलिए दूसरा भी आप इमेज देखते हुए चलिए। मैं इसलिए आपको 1 से 2 इमेज दिखा रहा हूँ कि आपको क्वेश्चंस याद करने में आसानी रहेगी, टफ नहीं लगेगा, रटना नहीं पड़ेगा क्वेश्चंस को आपको। अगला है कि 2024 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो सर ये प्रदान किया गया है किसे? प्रदीप महाजन को प्रदान किया गया है। तो सर इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 2024 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदीप महाजन को दिया गया है। अब प्रदीप महाजन जी का आप यहाँ पे फोटो देख पा रहे हैं, टोपी लगाए हुए हैं, इनको दिया गया है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। प्रदीप महाजन, डॉक्टर प्रदीप महाजन को दिया गया है। अगला क्वेश्चन बनेगा आपका कि राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में कितने लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है? तो यतिन भास्कर दुग्गल को दिया गया है, कनेक्स शर्मा को दिया गया है, वैष्णव पिचाई को दिया गया है, इन सभी को दिया गया है। अब पहला पुरस्कार किसको दिया गया है, दूसरा किसको दिया गया, तीसरा किसको दिया गया है, वो मैं आपको फोटो के जरिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप फोटो में समझने की कोशिश करिए कि जो पहला पुरस्कार है राष्ट्रीय संसद महोत्सव का, तो हरियाणा से यतिन भास्कर दुग्गल को दिया गया है पहला वाला। और दूसरा याद रखना आप लोग कि तमिलनाडु से वैष्णव पिचाई को दिया गया है। बाकी तीसरा जो है राजस्थान से कनेक्स शर्मा को दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस भारतीय को लंदन में इंडिया यूके अचीवर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किस भारतीय को लंदन में ये इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सर ये दिया गया है जोया अख्तर, आसमा खान, इन दोनों को दिया गया है। तो ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जोया अख्तर, आसमा खान, इन दोनों को इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। तो फोटो भी आप लोग फोकस करते हुए चलिए। अगला है कि किस देश को खसरा और रुबेला रोगों की रोकथाम में खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किस देश को किया गया है? तो भारत को किया गया है। लेकिन भारत की तरफ से ये पुरस्कार किसको दिया गया है? तो भारतीय दूतावास मिशन के उप प्रमुख राजदूत हैं श्री प्रिया रंगनाथन को परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से ये पुरस्कार इनको दिया गया है। ये भारत की हैं, तो भारत की तरफ से प्रिया रंगनाथन को दिया गया है ये खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार। तो ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा याद रखना। और आप इमेज भी देख पा रहे होंगे, ठीक है। इस तरीके से इमेज जितना अच्छा आप फोकस करते हुए चलेंगे ना, क्वेश्चंस आपको रटना नहीं पड़ेगा, याद करने में आपको आसानी रहेगी। बाकी यहाँ पे आप देख लीजिए कि भारतीय दूतावास के मिशन के उप प्रमुख राजदूत प्रिया रंगनाथन ने भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से ये पुरस्कार इनको दिया गया है। और जो खसरा और रुबेला ये दोनों एक वायरल रोग हैं, और खसरा होने पर क्या होता है, बुखार आता है, नाक बहना शुरू होता है, सूखी खांसी आती है, लाल आंखें होती हैं, लाल खुजली चकत्ते जैसे निकल आते हैं शरीर में। तो ये बीमारी तब फैलती है। अब उससे ये पता लगता है कि ये खसरा और रुबेला रोग है। अब जब किसी को संक्रमित व्यक्ति बात करता है, सांस लेता है, छींकता है, तो ये समझ जाना कि इसको खसरा और रुबेला बीमारी है। बाकी जो रुबेला हृदय संबंधित विकार पैदा कर सकता है,
तो एक्स्ट्रा जानकारी, एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन याद रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस भारतीय को डायना स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को, इन दोनों को डायना स्मृति पुरस्कार दिया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सर डायना मेमोरियल जो अवार्ड है ये उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को दिया गया है। तो ये दिल्ली से हैं और ये हरियाणा से हैं, तो ये याद रखना। अगला है कि किसे 2024 का संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा सर ये टीएम कृष्णा को दिया गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि टीएम कृष्णा को संगीत कला निधि पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। बाकी फोकस मैं इसलिए कह रहा हूँ फोटो में कि आपको फोकस करना है कि आपको एक्स्ट्रा जानकारी और यहाँ पे फोटो के जरिए दिखेगा। जैसे कि टीएम कृष्णा को संगीत कला निधि पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है, लेकिन साथ ही साथ जो नृत्य कला निधि अवार्ड है वो नीना प्रसाद को दिया गया है। नीना प्रसाद ये हैं, नीना प्रसाद, इनको नृत्य कला निधि पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। तो बाकी दोनों अवार्ड, दोनों नाम याद रखना कि किसको कौन सा पुरस्कार ये दिया गया है। इसलिए मैं फोटो में एक्स्ट्रा जानकारी लगाता हूँ जिसके चलते आपको क्वेश्चंस याद रहे और एक्स्ट्रा जानकारी आपको याद हो सके। अगला है कि किस भारतीय नृत्यांगना को महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सर ये किया गया है उमा रेले को। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इंडियन डांसर हैं, इंडियन डांसर डॉक्टर उमा रेले को ये पुरस्कार दिया गया है महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार। तो इम्पोर्टेंट है, तो याद रखना एग्जाम के लिए। अब अगला हम लोग टॉपिक कवर करेंगे अपॉइंटमेंट मार्च 2024 का। तो क्वेश्चंस बनेगा कि विश्व स्वर्ण परिषद ने किसे भारत में अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। तो किसे नियुक्त किया है, किसे अपॉइंट किया है। तो सर ये सचिन जैन को अपॉइंट किया है। तो सचिन जैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सचिन जैन को अपॉइंट किया गया है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने भारत में अपना नया सीईओ। तो इनका आप फोटो याद रखना। अगला है कि किसे लोकपाल अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो किसे, तो राइट आंसर हो जाएगा सर ये अजय माणिक राव खानविलकर को। तो अजय माणिक राव खानविलकर का नाम याद रखना। ये लोकपाल चेयरपर्सन के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे आप फोटो देख पा रहे होंगे कि अजय माणिक राव खानविलकर एज लोकपाल चेयरपर्सन अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है ये अपॉइंट किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। बाकी दूसरा भी आप फोटो देख लीजिए, तीसरा भी देख लीजिए, इसलिए दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चंस आपको याद रहेगा। लोकपाल अध्यक्ष अजय माणिक राव खानविलकर। अगला है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है। तो सर ये बनाया गया है मरियम नवाज को। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब प्रांत की फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान की अपॉइंट की गई हैं। तो मरियम नवाज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये है मरियम नवाज जो कि इनको फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध प्रांत पाकिस्तान की अपॉइंट की गई हैं। अगला है कि किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक डायरेक्टर जनरल यानी कि डीजी के पद पर अपॉइंट किया गया है। तो किसे, तो सर ये अपॉइंट किया गया है दलजीत सिंह चौधरी को। दलजीत सिंह चौधरी को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का डायरेक्टर जनरल यानी कि डीजी के तौर पर इनको अपॉइंट किया गया है। तो यहाँ पे आप इनका फोटो भी देख लीजिए कि ये हैं दलजीत सिंह। इनको क्या किया गया है, डायरेक्टर जनरल के पद पर एनएसजी का डीजी अपॉइंट किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा आपका कि किसे संसद की सुरक्षा व्यवस्था का प्रमुख अपॉइंट किया गया है। हेड ऑफ पार्लियामेंट सिक्योरिटी के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है। तो सर ये
अनुराग अग्रवाल को अनुराग अग्रवाल को अपॉइंट किया गया है। अब यहाँ पे संसद की बात की गई है, तो संसद के बारे में आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए कि संसद के कितने अंग होते हैं। बाकी आपको पता है, एक तो लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, राष्ट्रपति होता है। बाकी आर्टिकल की बात करें तो ये 79 में आता है, ये 80 में आता है, ये 81 में आता है। और इसका जो राष्ट्रपति का आर्टिकल 52 से स्टार्ट होता है, इसका जो पद है, नियुक्ति है, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, 55 में शपथ है। तो राष्ट्रपति के बारे में याद रखना। बाकी एक बात और याद रखना कि जो राष्ट्रपति है वो आर्टिकल 85 के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है, तो इसको ये अधिकार है राष्ट्रपति को। तो बाकी संसद से रिलेटेड आप लोग जो छोटी सी जानकारी आप लोग देख लीजिए। तो जो हेड ऑफ पार्लियामेंट सिक्योरिटी के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है? अनुराग अग्रवाल को। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आईपीएस ऑफिसर अनुराग अग्रवाल अपॉइंटेड एज पार्लियामेंट सिक्योरिटी चीफ के तौर पर इनको अपॉइंट किया गया है। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भैया याद रखना। अगला है कि फिलेटी टियो को किस द्वीप देश का नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सर ये तुवालू द्वीप देश का। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिलेटी टियो तुवाली देश का न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है। अब तुवालू की बात है तो फुनाफुटी इसकी क्या है? राजधानी है। और द्वीप जो आता है वो ओशिनिया द्वीप में आता है ये देश। तो ये आपको याद रखना, छोटा सा पॉइंट। अगला है कि ब्रजेश मेहरोत्रा को किस राज्य का नया मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है? तो बिहार का। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार का इनको ये मुख्य सचिव बना दिया गया है ब्रजेश मेहरोत्रा को। ये आईएएस ऑफिसर है। बाकी बिहार का स्टैटिक पार्ट देख लीजिए। राज्यपाल कौन है ये याद रखना। मुख्यमंत्री कौन है? स्थापना कब की गई थी? 22 मार्च 1912 को। और 22 मार्च को ही स्थापना दिवस भी मनाया जाता है बिहार का। और लोकसभा सीटें याद रखना, राज्यसभा सीटें याद रखना, विधानसभा सीटें याद रखना और विधान परिषद सीटें याद रखना। बाकी बिहार दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 22 मार्च को। अब इसके बाद और भी जानकारी है, आप लोग देख लीजिए। बिहार से रिलेटेड जो बॉर्डर है तो नेपाल से सीमा साझा करता है। 3 भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से अपना सीमा साझा करता है। जो कांवर झील है वो बिहार में है। और राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। राज्य की चिन्ह याद रखना, राज्य की पक्षी याद रखना और मछली याद रखना और फूल याद रखना। यहाँ का बिहार का फल याद रखना और वृक्ष याद रखना। तो ये स्टैटिक पार्ट है बिहार का, आप लोग याद रखना एक नज़र। अगला है कि सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बन गई हैं। तो कौन बन गई हैं? तो सर ये बन गई हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सुमन कुमारी। तो सुमन कुमारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पहली महिला स्नाइपर बीएसएफ की बनी है। तो सुमन कुमारी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इनका आप यहाँ पे हंसते हुए मुस्कुराते हुए चेहरा देख पा रहे होंगे कि बीएसएफ की फर्स्ट वुमेन स्नाइपर बनी है। सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? सुमन कुमारी। तो सुमन कुमारी याद रखना। बीएसएफ के बारे में याद रख लेना। 1 दिसंबर 1965 को इसे स्टैब्लिश किया गया था। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। महानिदेशक नितिन अग्रवाल जी हैं। अगला है कि तामास सुल्योक किस देश का नया राष्ट्रपति अपॉइंट किया गया है? तो सर राइट आंसर हो जाएगा हंगरी देश का। और हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट है। ठीक है, इसकी राजधानी भी याद रख लेना कि इनको तामस सुल्योक को नया प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया गया है हंगरी देश का। तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ये हैं तामस सुल्योक, हंगरी देश के नए प्रेसिडेंट इनको बना दिया गया है। हंगरी की बात है तो बुडापेस्ट की राजधानी है। और विक्टर ओरबन क्या है? प्राइम मिनिस्टर हैं। फोरेंट इसकी मुद्रा है। तो ये याद रखना। बाकी मैप में भी देख लीजिए हंगरी कहाँ पर है। चलिए ये अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा कि जो नाटो है इसका 32वां सदस्य देश कौन सा बना है?
तो स्वीडन बना है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो स्वीडन जो है 32वां सदस्य बना है नाटो का। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इस तरीके से। अब दूसरा भी इमेज देख लीजिए, स्वीडन ऑफिशियली ज्वाइन नाटो का 32वां सदस्य मेंबर। और ये भी कम से कम 3 से 4 इमेज ज़रूर दिखाऊंगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, इसलिए इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। बाकी नाटो के बारे में देख लीजिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, क्योंकि रेलवे के एग्ज़ाम में फुल फॉर्म ज़रूर पूछे जाते हैं। गठन कब किया गया था? 4 अप्रैल 1949 को किया गया था। हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। और जेन्स स्टोल्टेनबर्ग जो कि महासचिव हैं, और आधिकारिक भाषा अंग्रेज़ी और फ्रेंच है। तो ये नाटो के बारे में हो गया। अगला है कि कौन सा देश, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा, कि कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 97वां सदस्य बना है। इम्पोर्टेंट है ना क्वेश्चंस। तो सर कौन बना है? तो सर ये बना है पनामा। पनामा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात, तो महानिदेशक अजय माथुर हैं। स्थापना कब की गई थी? 30 नवंबर 2015 को। हरियाणा के गुरुग्राम में ही इसका हेडक्वार्टर है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा आपका कि किसे भारतीय पैरालंपिक समिति का नया अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है? तो सर ये अपॉइंट किया गया है देवेंद्र झाझरिया को। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देवेंद्र झाझरिया को भारतीय पैरालंपिक समिति का नया अध्यक्ष इनको अपॉइंट किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि कौन पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के पहले सिख मंत्री बनाए गए हैं? और पंजाब में ऐसे पहली बार है जो कि किसी सिख को पहली बार मंत्री बनाया गया है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा रमेश सिंह अरोड़ा को। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी पाकिस्तान के पहले सिख मंत्री सरदार रमेश सिंह अरोड़ा, इनको बनाया गया है। और अगला क्वेश्चन बनेगा आपका, आसिफ अली जरदारी किस देश का 14वां राष्ट्रपति बन गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सर ये पाकिस्तान के। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान में लौट रहा है जरदारी राज। अगला है कि किसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो किसे अपॉइंट किया गया है? तो सर ये किशोर मकवाना को अपॉइंट किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, किशोर मकवाना। इनको क्या किया गया है? इनको राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष अपॉइंट कर दिया गया है। बाकी इमेज भी आप देखते हुए चलिए, शानदार। अगला है कि नायब सिंह सैनी किस राज्य का नया मुख्यमंत्री अपॉइंट किया गया है? तो हरियाणा का। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बन गए नायब सिंह सैनी। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नायब सिंह सैनी टू टेक ओथ एज हरियाणा सीएम के पद पर इनको अपॉइंट कर दिया गया है, नायब सिंह। अब बाकी हरियाणा से रिलेटेड जो भी स्टैटिक इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं देख लीजिए कि राज्यपाल कौन है? बंडारू हैं। और नायब सिंह सैनी इनको अपॉइंट कर दिए गए मुख्यमंत्री के तौर पर। स्थापना 1 नवंबर 1966 को। लोकसभा सीटें 10 हैं, राज्यसभा सीटें 5 हैं और विधानसभा सीटें 90 हैं। बाकी बॉर्डर की यहाँ पे आप बात करें तो हरियाणा जो है 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। बाकी बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पे जो है तो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से। राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के याद रखना, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन बनेगा आपका कि न्यायमूर्ति सत्येंद्र कुमार सिंह को किस राज्य का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? तो याद रख लेना, इसका सर राइट आंसर हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सत्येंद्र से आप याद रख लेना, आपको मैं याद दिलाता हूँ सत्तू।
नई एक मूवी है शादी में जरूर आना, तो सत्येंद्र सिंह जो राजकुमार राव किरदार निभाते हैं, जो आईएएस बनते हैं। तो याद रख लेना, सत्तू से मध्य प्रदेश के लोकायुक्त नियुक्त किए गए हैं सत्येंद्र कुमार सिंह को न्यायमूर्ति। अब यहाँ से आप याद करने की टिक बता रहा हूँ, सत्तू। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इमेज भी देख लीजिए कि सत्येंद्र सिंह को मध्य प्रदेश का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि किसे प्रसार भारती का नया अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है, तो किसे बनाया गया है, तो सर ये बनाया गया है नवनीत कुमार सहगल को। तो नवनीत कुमार सहगल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। चलिए इसके बाद आ जाते हैं अगले क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चंस बनेगा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कितनी बार राष्ट्रपति का चुनाव जीता है रूस में, तो राइट आंसर हो जाएगा इन्होंने जीता है 5वीं बार। तो 5वीं बार ये राष्ट्रपति बने हैं रूस के व्लादिमीर पुतिन। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। बाकी रूस की जो राजधानी है याद रख लेना, मॉस्को है, रूसी रूबल मुद्रा है। तो ये इम्पोर्टेंट जानकारी है। अगला है कि सीबीएसई यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर किसे अपॉइंट कर दिया गया है, तो सर ये राइट आंसर हो जाएगा राहुल सिंह। राहुल सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राहुल सिंह। अब गठन कब किया गया था, तो 2 जुलाई 1929 को नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये आपको जानकारी याद रखना है। अगला है कि रूस में भारत के अगले राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा विनय कुमार को। तो ऑप्शन से डी इसका सर राइट आंसर हो जाएगा कि विनय कुमार को न्यू इंडियन एम्बेसडर रसिया में अपॉइंट किया गया है। अगला है कि सीपी राधाकृष्णन को किस राज्य का राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार संभालने को दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना का। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए। अगला है कि भारत के चुनाव आयोग ने संजय मुखर्जी को किस राज्य का नया पुलिस महानिदेशक डीजीपी अपॉइंट किया गया है, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल राज्य का नया डीजीपी कौन है, संजय मुखर्जी। तो ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप दूसरा भी फोटो देखते हुए चलिए। संजय मुखर्जी बने बंगाल के नए डीजीपी। अब आ जाते हैं रैंक इंडेक्स पर। तो रैंक इंडेक्स का पहला क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में जो रिपोर्ट जारी की गई है, तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत किस स्थान पर है, तो राइट आंसर हो जाएगा सर ये 42वें स्थान पर है। ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक 42वें स्थान पर है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे देख लीजिए कि भारत की जो पोजीशन है इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स, इसे शॉर्ट में हो सकता है कि एग्जाम में आईपी इंडेक्स का नाम दे दिया जाए शॉर्ट में, तो आईपी इंडेक्स याद रख लेना। इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स में भारत की रैंक 42वें स्थान पर है। और इसके बाद जो बात करेंगे टॉप में कौन है, तो यूएसए है। यूएसए पहले स्थान पर है। अगला है कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन है, तो किस राज्य में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन है, तो कर्नाटक में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी कर्नाटका हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन में कर्नाटक पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार मानव विकास सूचकांक 2022 में
भारत की पोजीशन क्या है, तो भारत किस स्थान पर है, तो सर ये 134वें स्थान पर है 134वें स्थान पर है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 193 देशों में भारत की रैंक 134वीं है, तो ये आपको याद रख लेना। बाकी दूसरा इमेज भी आप देखते हुए चलिए कि यूएनडीपी की मानव रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार मानव विकास इंडेक्स 2022 में 134वें स्थान पर है। स्विट्जरलैंड इस पे टॉप पर है इस इंडेक्स में। तो टॉप में याद रख लेना स्विट्जरलैंड है, फिर नॉर्वे है, फिर आइसलैंड है। तो ये 3 देश जो हैं टॉप 3 कंट्री हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा आपका कि कौन सा राज्य सार्क के शरीर के अंगों के अवैध व्यापार में पहले स्थान पर है तो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है सार्क के शरीरों के अंगों के अवैध व्यापार में पहले स्थान पर है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसका फोटो कि जो तमिलनाडु है रैंक फर्स्ट इन इलीगल ट्रेड ऑफ सार्क बॉडी पार्ट, तो पहले स्थान पर है तमिलनाडु। अगला है कि DHL कनेक्टेडनेस इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर है, तो 62वें स्थान पर है। तो सर इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इंडिया रैंक 62 इन DHL ग्लोबल कनेक्टेडनेस इंडेक्स 2023 में। तो भारत की पोजीशन 62वें स्थान पर है। बाकी पहले स्थान पर सिंगापुर है। भारत की रैंक याद रख लेना है रैंक इंडेक्स में, ठीक है। और फर्स्ट रैंक किसकी होती है, बस ये 2 आपको याद रखने होते हैं रैंक इंडेक्स में, और कौन सी रिपोर्ट में कौन से स्थान पर है कौन सा देश। तो बस इतना आपको याद रख लेना है और इतना ही पूछा जाता है रैंक इंडेक्स से। चलिए अगला है IQ एयर द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का कौन सा शहर है जो कि दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है। तो ये क्वेश्चन वैसे याद करने लायक नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि वैसे ये मार्च का अपडेट है तो बिहार का बेगूसराय है। लेकिन ये जो रिपोर्ट है ये जो प्रदूषित शहर ये चेंज होते रहते हैं, तो ये नहीं पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। ये हटा दीजिए आप, ठीक है, ये नहीं पूछा जाएगा। वैसे ये मार्च महीने का है तो चेंज होता रहता है डाटा ये प्रदूषित वाला। अगला क्वेश्चन बनेगा कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में कौन सा देश पहले स्थान पर है, तो फिनलैंड पहले स्थान पर है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत की रैंक 126वें स्थान पर है, ठीक है। इंडिया की जो रैंक है 126वीं है और टॉप में फिनलैंड है हैप्पीनेस इंडेक्स में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला टॉपिक हम लोग कवर करेंगे फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड। तो क्वेश्चन बनेगा कि कहाँ पर भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े खोला गया है, और जो चीज़ देश में पहली बार इस्टेब्लिश की जा रही है, शुरू की जा रही है, लॉन्च की जा रही है, और वो अधिकतर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि भारत में कोई चीज़ इतिहास में पहली बार, वर्ल्ड में, विश्व में, तो ये सब एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दिल्ली में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े खोला गया है। तो दिल्ली विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप फोटो भी देख लीजिए कि इंडियाज फर्स्ट आयुर्वेदिक कैफ़े ओपन इन दिल्ली। तो सर दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि विश्व की पहली वैदिक घड़ी का अनावरण कहाँ पर किया गया है। तो सर ये किया गया है मध्य प्रदेश के उज्जैन में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप फोटो भी देख लीजिए, मोदी जी के द्वारा इसको उद्घाटन किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। बाकी दूसरा भी आप इमेज देखते हुए चलिए। अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी को कहाँ पर लॉन्च किया गया है। इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी तो कहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो सर ये किया गया है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। तो वाराणसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोदी जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड फेरी कहाँ पर, वाराणसी में। अगला है कि लार्सन एंड टुब्रो ने किस राज्य के हजीरा में अपना
पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर लॉन्च किया है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा सर ये गुजरात में। तो गुजरात के हजीरा में अपना पहला स्वदेशी रूप से निर्मित है ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर जो कि लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन से ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात के हजीरा में। तो यहाँ पे आप फोटो के जरिए क्वेश्चंस याद करने की कोशिश करना है। बाकी गुजरात के बारे में देख लीजिए, जो भी स्टैटिक पार्ट है, राष्ट्रीय उद्यान याद रख लेना, वंसदा राष्ट्रीय उद्यान है, ब्लैक बक विलावदार राष्ट्रीय उद्यान है और गिर राष्ट्रीय उद्यान है। ये एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। मैरीन कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान है और राजधानी याद रख लेना है, राज्यपाल, ये स्थापना दिवस याद रख लेना, लोकसभा सीटें याद रख लेना। तो ये सब स्टैटिक पार्ट आपको याद रखना है गुजरात का। बाकी गुजरात जो है भारत के 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, महाराष्ट्र और राजस्थान और मध्य प्रदेश। इसकी सीमा जो है पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है गुजरात। तो ये भी पॉइंट याद रख लेना है कि कौन सा राज्य 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो यूपी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जो है 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बना है। तो ये पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश, तो याद रख लेना। बाकी 5 करोड़ प्लस आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना। अगला है कि दुनिया की पहली जेट सूट रेस कहाँ पर आयोजित की गई है? तो कहाँ पर आयोजित की गई है? तो सर ये आयोजित की गई है दुबई में। तो दुबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जेट सूट रेस कहाँ पर? दुबई में। तो ये आपको याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहाँ पर भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया है? इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा? तो राइट आंसर हो जाएगा, ये किया है हरियाणा के हिसार शहर में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो चीज़ पहली बार लॉन्च की जा रही है, बनाई जा रही है देश में, एग्ज़ाम में खूब पूछा जाता है। यहाँ पे आप देख लीजिए, साफ साफ लिखा है फोटो में कि SS सेक्टर में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू होगा। और केंद्रीय इस्पात और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हरियाणा के हिसार में जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा आपका कि किस शहर में भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र किस शहर में इसे एस्टैब्लिश किया गया है, उसका उद्घाटन किया गया है? तो पटना में किया गया है। तो पटना इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पटना में बनाया गया है भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। तो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला है कि पहली एशियाई रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो कहाँ पर किया जा रहा है? तो शिमला में किया जा रहा है। शिमला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप स्टार्टेड इन शिमला, और शिमला हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो हिमाचल प्रदेश में से शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया गया है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कि भारत की पहली ये अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन है जो कि मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो सर ये कोलकाता में किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना, एग्जाम में पूछा जाएगा कि पीएम ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया है। तो ये आपको याद रखना है, ये बढ़िया इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन। अगला है कि किसने 201 CNG स्टेशनों और
गेल की भारत की पहली लघु एलएनजी इकाई का अनावरण किया है? तो किसने किया है? तो सर ये किया है हरदीप सिंह पुरी ने। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप यहाँ पे देख लीजिए कि मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी इनोग्रेट्स 201 सीएनजी स्टेशन एंड इंडियाज फर्स्ट स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट ऑफ गेल। तो हरदीप सिंह पुरी ने उद्घाटन किया है, लॉन्च किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा आवास और शहरी मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 201 सीएनजी स्टेशन और गेल की भारत की पहली लघु एलएनजी इकाई का अनावरण किया है। अगला है कि किस राज्य में देश के पहले एआई शिक्षक आइरिस नाम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टीचर आइरिस नाम से लॉन्च किया है? तो किस राज्य में? तो ये राज्य में किया गया है केरल में। तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिफिशियल आधारित टीचर आइरिस नाम से इसका आइरिस नाम है। ठीक है, तो ये बच्चों की देखभाल करेगा स्कूल में, तो इसलिए केरल में से बनाया गया है। अगला है कि किस राज्य में स्थित गेवरा खदान एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान बन गई है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सर ये बन गई है छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये छत्तीसगढ़ में स्थित है गेवरा खदान, जो कि एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान बनी है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की गेवरा खदान क्या है कि एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान होगी, सबसे बड़ी कोयला खदान एशिया की, वो भी तो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। अगला है कि किस राज्य ने भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च किया है? तो सर ये लॉन्च किया है केरल राज्य ने। तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। केरला लॉन्चेस कंट्रीज फर्स्ट गवर्नमेंट ऑनेड OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यहाँ पे आप देख लीजिए दूसरा भी फोटो आपको इतना दिखा दूंगा ना कि क्वेश्चंस आपको याद रहेगा। बाकी जो ये क्या बोलते हैं कि OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस है, ये पिनराई विजयन के द्वारा इसे शुरू किया गया है। ये भी याद रखने हैं, ये भारत का पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म है जो कि केरला ने लॉन्च किया है और पिनराई विजयन ने इसे शुरू किया गया। अगला है कि किस राज्य ने भारत में पहली बार विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू किया है? तो किस राज्य ने? और ये पहला ऐसा राज्य है जो कि विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना को शुरू कर रहा है। तो झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडियाज फर्स्ट विडो रीमैरिज प्रमोशन स्कीम हैज़ बीन स्टार्टेड इन झारखंड। तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो कहाँ पर शुरू हो रहा है पहला? तो राइट आंसर हो जाएगा ये गुवाहाटी में शुरू हो रहा है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो गुवाहाटी में शुरू किया गया है। चलिए इसके बाद अगला है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि किस शहर में भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन शुरू की गई है? यानी कि जो मेट्रो शुरू की गई है उसमें ड्राइवर नहीं है, तो ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन है जो कि शुरू किया गया है। तो कहाँ पर शुरू किया गया है? तो सर ये बेंगलोर में शुरू किया गया है। बेंगलुरु में ये इंडियाज़ फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन है जो कि शुरू किया गया है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बाकी यहाँ पे देख लीजिए। और एक क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन जो कि कोलकाता में शुरू किया गया है, मोदी जी के द्वारा उसे शुरू किया गया है। अब ये ड्राइवरलेस है जो कि बेंगलुरु में इसकी शुरुआत की गई है। तो इंडियाज फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन, ठीक है, और इसमें ड्राइवर नहीं होगा, ये बिना ड्राइवर की मेट्रो ट्रेन है जो कि चलेगी बेंगलुरु में। तो उम्मीद है जो कि ये 4 टॉपिक मार्च 2024 के आपको बेहतरीन लगे होंगे। और रेलवे एग्जाम के लिए जितना मैं आपको करंट अफेयर्स कवर करा दूंगा उतना सफिशिएंट मानिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको हर महीना का
मंथली हर महीना का टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स है, जो कि मैं आपको यहाँ पे कवर करा रहा हूँ। बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा, अगर आप चैनल में पहली बार जुड़े हैं, पहली बार सेशन को अटेंड कर रहे हैं। बाकी लाइक करके जरूर जाइएगा, शेयर जरूर करिएगा स्टडी ग्रुप में, कमेंट जरूर करिएगा कि क्लास कैसी लगी। बाकी अगले वीडियो पर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और आप सभी को पता है कि 25 नवंबर से ALP का एग्ज़ाम स्टार्ट है अब, और उसकी जो एग्ज़ाम सिटी है वो भी अब दिखाया जा रहा है, तो वो भी आप लोग वहाँ से सरकार रिजल्ट से चेक कर लीजिएगा कि किसका कहाँ पर एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो ये छोटी सी जानकारी आपको याद रखना है, समय बहुत कम है, रिवीजन ज़्यादा करना है। करंट अफेयर्स का यही टाइम होता है जो कि आपको रिवीजन करना होता है। तो अच्छे समय में अच्छा कंटेंट पढ़ के आप लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपका सिलेक्शन तय है।